हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11.3 एक्सरसाइज। और स्टूडेंट, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इसके बेसिक समझाना चाहता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको मैं बताऊं, दिस इज प्लेन। प्लेन मीन्स व्हाट? स्टूडेंट, प्लेन का मतलब होता है जैसे ये एक बोर्ड है, दिस इज ए प्लेन। और अगर सपोज ये वॉल है पीछे, ये भी एक क्या है? प्लेन। तो स्टूडेंट, प्लेन की अपनी कोई डायरेक्शन रेशियो नहीं होती। स्टूडेंट, जो मैं आज फॉर्मूलाज करवाने लगा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से कीजिएगा। अगर आप इन रियलिटी एक्सरसाइज चाहते हैं कि आप लोगों को आगे की 3D अच्छे से समझ आए, तो इसके लिए आप लोगों को इसको अच्छे से समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। और ये फॉर्मूलाज हैं, इनके बिना आप आगे एक्सरसाइज अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट, ये प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन होती है। इक्वेशन चलिए हम बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ देखें प्लेन। यहाँ पर एक लाइन होती है परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू प्लेन। ओके स्टूडेंट, ये लाइन परपेंडिकुलर, जैसे ये प्लेन है स्टूडेंट, और उसके ऊपर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल टू द प्लेन। और स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका, अगर आपको यहाँ पे राइट हैंडेड सिस्टम दिया हुआ, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो स्टूडेंट, अगर यहाँ पे हम एक प्लेन बनाए, प्लेन से ओरिजिन का डिस्टेंस स्टूडेंट, इसको हम डी से नोट कर सकते हैं, इस डिस्टेंस को। तो इस डी का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, प्लेन से ओरिजिन का डिस्टेंस। तो स्टूडेंट, एक तो सबसे पहले आपको पता है ये प्लेन है, इस पे एक जो लाइन डाली गई है परपेंडिकुलर, दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन। और इसको हम बोलते हैं ओरिजिन से अगर एक लाइन का डिस्टेंस लें, ओरिजिन का डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से? प्लेन से, या प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एक ही बात है, उसको हम डिनोट करते हैं डी से। तो इसके बाद हमारी इक्वेशन आती है प्लेन की, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, या आप ऐसे कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है स्टूडेंट आर वेक्टर एन कैप दैट इज इक्वल टू डी। अब सुनिए, एन कैप क्या होता है? ये तो आपको मैंने बताया, नॉर्मल टू प्लेन को हम किससे नोट करते हैं स्टूडेंट? नॉर्मल टू प्लेन को हम डिनोट करते हैं एन वेक्टर से। लेकिन अगर स्टूडेंट हम एन कैप निकालना चाहें, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। नॉर्मल टू प्लेन क्या होता है स्टूडेंट? एन वेक्टर, और एन वेक्टर की कैप निकालनी हो तो क्या होता है? वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। एन कैप को हम क्या कहते हैं? दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। नॉर्मल टू प्लेन। तो यहाँ पे एन कैप क्या है स्टूडेंट? यूनिट वेक्टर ऑफ प्लेन। डी क्या है? डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। देखें यहाँ पे, जब आपको आपसे पूछा जाए, ये वेक्टर फॉर्म है स्टूडेंट्स, वेक्टर फॉर्म। ओके, अगर स्टूडेंट यहाँ पे आपसे मैं पूछूं कि एन कैप क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। नॉर्मल टू प्लेन। और अगर स्टूडेंट मैं यहां से डी पूछूं आपको, डी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। फ्रॉम ओरिजिन। तो स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए ये क्या है, मैं आपसे पूछूं तो आपको पता होना चाहिए दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन। एक लाइन है विच मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द प्लेन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल टू प्लेन। यहां मैंने बताया ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डी। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। जब ये एन कैप होगी तो स्टूडेंट क्या होगा? एन कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, और डी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको जरा ठीक से लिख लें। ओरिजिन है ये, ओरिजिन। ओके,
स्टूडेंट आगे देखिएगा, आपको ये इक्वेशन लर्न करनी है, ये सब पता होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला नॉर्मल। अगर इसके अपने वो निकालनी है स्टूडेंट कार्टेशियन फॉर्म, तो क्या करेंगे, पुट वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के एंड एन कैप इज इक्वल टू एल आई एम जे एन के। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, जो एल एम एन है वो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। देखो डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से नोट किया जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, कोई भी यूनिट वेक्टर हो, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर में हमेशा आई जे और के के जो कोफिशिएंट होते हैं वो एल एम एन होते हैं। ये आपको पक्का पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर में हमेशा आई जे के वेक्टर क्या होते हैं, एल एम एन, इसलिए मैंने यहाँ एल एम एन लिया है। तो पुट आर एंड एन, इसको पुट कर दो। आर की वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं स्टूडेंट इसमें, तो आर की वैल्यू कितनी है, एक्स आई वाई जे जेड के डॉट, यहां भी डॉट कंफर्म कर लीजिएगा स्टूडेंट, डॉट आपको कई बार बच्चों को, अच्छा यहां पे हो गया एल आई एम जे एन के दैट इज इक्वल टू डी। स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट निकालें तो एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल टू डी। स्टूडेंट एक आपको ये लर्न करनी है सेकंड इक्वेशन, ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप लिख सकते हैं नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। ओके, वेयर आपको पता होना चाहिए, वेयर एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डी इज क्या स्टूडेंट, एल एम एन तो डायरेक्शन कोसाइन है एंड डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस D is perpendicular distance from origin to plane, perpendicular distance of plane from origin। ओके ठीक है। अब स्टूडेंट ये दो फॉर्मूलेज अभी तक आपके पास हुए हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, और डी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ये कार्टेशियन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म लिखी है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, और वेयर एल एम एन एन आर डायरेक्शन कोसाइन एंड डी इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई और ये हमारी क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में मैंने ऐसे कार्टेशियन फॉर्म तो शो ही कर दिया, यहाँ फिर भी लिख देता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर तो यूज होते नहीं स्टूडेंट, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है नॉर्मल इक्वेशन की। अच्छा, अब स्टूडेंट थर्ड वन क्या है हमारे पास, थर्ड वन समझाना हो, मैं जो बॉक्सेस बना रहा हूँ ये आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न करना है और ये इसकी डिटेल पता होनी चाहिए आपको, ये लर्न करना है और इसकी डिटेल पता होनी चाहिए। थर्ड है स्टूडेंट, शुरू करने से पहले स्टूडेंट देखिए, ये हमारा था आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, यहीं से शुरू करूं, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, तो आर वेक्टर डॉट एन कैप को मैं क्या लिख सकता हूं, एन वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू डी। अच्छा, यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी इंटू एन। स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिएगा, ये मैंने ये वाली इक्वेशन ली है, एन कैप का फार्मूला होता है एन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट,
ये क्या आया, आर वेक्टर डॉट एन, आगे देखें स्टूडेंट इसको, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू, स्टूडेंट डी क्या था, डी डिस्टेंस था, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू, और मैग्नीट्यूड भी हमेशा कांस्टेंट में होता है, कभी भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो कांस्टेंट में होता है, दो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होगी तो एक नया कांस्टेंट आएगा, उसको भी हम डी से नोट करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी, इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या फर्क है इसमें, इसमें एन कैप होता है, इसमें एन कैप नहीं एन वेक्टर होता है, तो इसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर लिख दें या यहां लिख दें, दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन वेयर एन वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन होता है ये, और स्टूडेंट डी क्या होता है यहां पे, कांस्टेंट वैल्यू, स्केलर, ये स्केलर होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ध्यान रखिएगा यहां पे डी कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन यहां पे डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से प्लेन का। पता कैसे चलेगा, अगर एन कैप है तो ये डिस्टेंस है, और अगर ये एन वेक्टर है तो ये डिस्टेंस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, अब पता कैसे चलता है स्टूडेंट, अगर आप इसका एन कैप जो भी वैल्यू यहाँ वेक्टर दी उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो माइंड में, मैग्नीट्यूड तो पता है ना आपको, आई जे के कोफिशिएंट का, जैसे मान लो मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, अब यहाँ पे आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अगर मैग्नीट्यूड 1 आया है स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर तो मैग्नीट्यूड 1 आया है तो आप समझ जाना कि ये एन कैप है, ये एन कैप है तो ये हमेशा ओरिजिन से डिस्टेंस होगा। और अगर ये एन वेक्टर है, ये इस पर जरा ध्यान रखना, इस पर डिपेंड क्वेश्चन आएंगे, ये एन वेक्टर है तो ये डिस्टेंस नहीं है। अगर मुझे इसे डिस्टेंस बनाना है तो मुझे मैग्नीट्यूड एन से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए एन कैप है, ठीक है, अगर ये एन कैप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मान लो एन कैप नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एन कैप बनाने के लिए दोनों तरफ मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा, बस ये ध्यान रखना जब भी एन वेक्टर होता है तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर मैं आगे बताता हूँ, इसको रब करना पड़ेगा, नोट डाउन कर लें स्टूडेंट। मैंने उधर का रब नहीं किया है क्योंकि इससे आगे हमें चलना है। ये वेक्टर इक्वेशन में लिखवाई है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन वेयर दिस एंड दिस इज वेक्टर फॉर्म। ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये वेक्टर फॉर्म है, ये ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म। वी डॉट एफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वी डॉट एफ, वी मतलब वेक्टर, एफ मतलब फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगी, ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म। इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पुट कर देंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के एंड एन वेक्टर। स्टूडेंट अब ध्यान रखिएगा, एन वेक्टर ले रहा हूं तो आई का कोफिशिएंट लूंगा आई का कोफिशिएंट लूंगा ए, सॉरी, जे का कोफिशिएंट लूंगा बी, और के का कोफिशिएंट लूंगा मैं सी। तो क्या करना पड़ेगा हमें स्टूडेंट, आर और एन की वैल्यू डालनी पड़ेगी। आर की वैल्यू है हमारे पास एक्स आई। अच्छा स्टूडेंट एक बात आपने गौर की होगी, मैंने यहां ए बी सी लिया है क्योंकि ये एन वेक्टर है, कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर जनरल वेक्टर जिसे हम बोलते हैं, उसमें आई जे के कोफिशिएंट जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, और डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी से नोट किया जाता है। पहले मैंने क्या लिया था, जब एन कैप थी तो मैंने आई जे के कोफिशिएंट एल एम एन लिए थे, क्योंकि यूनिट वेक्टर में आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ये ध्यान रखना। तो जब एन कैप थी तो मैंने आई जे के कोफिशिएंट एल एम एन लिए थे, यहां मैं ए बी सी ले रहा हूं क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो है। तो यहां आप लिख सकते हो आई बी जे सी के इज इक्वल टू डी। तो अगर आई वाले को आई से डॉट करेंगे तो ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आएगी। अब यहां पे ध्यान रखिएगा ये कौन सी फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, सी डॉट एफ का मतलब कार्टेशियन फॉर्म।
अच्छा, अब स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन तो है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन वैसे हम बोलते हैं इसको, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा स्टूडेंट, यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज। स्मॉल ए बी सी हमेशा स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियो को ही रिप्रेजेंट करता है, तो वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। स्टूडेंट यहां मैं एक बात और समझाऊं, प्लेन की अपनी कोई डायरेक्शन रेशियो नहीं होती है, ये प्लेन है, इसकी अपनी कोई डायरेक्शन रेशियो नहीं है। कभी भी ध्यान रखना, प्लेन की अपनी डायरेक्शन नहीं होती है, तो प्लेन पर हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये मैंने प्लेन पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो जो प्लेन इसकी डायरेक्शन रेशियो होंगी नॉर्मल की, वही प्लेन की होंगी। मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि प्लेन की डायरेक्शन रेशियो, हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। कई बार कहीं लिख देते हैं टीचर्स के डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन, प्लेन की डायरेक्शन रेशियो नहीं लिखा जाता स्टूडेंट, लिखा जाता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। सपोज ये प्लेन है, अब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इस पर मैं लाइन एक परपेंडिकुलर डाल दूं, मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया स्टूडेंट्स, ये प्लेन है और इस पे मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन, तो लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल टू प्लेन। ये प्लेन है और प्लेन पर ये लाइन डाली तो इसको बोलते हैं नॉर्मल टू प्लेन, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो डायरेक्शन रेशियो प्लेन की नहीं कहेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन कहेंगे, तो जो इसकी डायरेक्शन रेशियो होगी वो लिखी जाती है। तो इक्वेशन तो हम लिख रहे हैं प्लेन की, लेकिन जो ए बी सी है वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन नहीं लिखा जाता, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। प्लेन की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो उसके लिए ऊपर उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है और उसकी डायरेक्शन रेशियो को हम यूज करते हैं। ओके, अब आगे देखें स्टूडेंट्स, यहां लिख दिया नॉर्मल टू प्लेन, और डी क्या है यहां पर, डी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, स्केलर वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जर्नल ठीक से कर लीजिएगा। ओके, सही से लिख दो इसको स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं फिर। जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। और स्टूडेंट ये क्या है हमारे पास, डायरेक्शन रेशियोज हैं किसकी, एबीसी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, डी कांस्टेंट वैल्यू है, ये बहुत यूज होगा स्टूडेंट्स। अच्छा, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बना स्टूडेंट, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला बन गया जो हमें लर्न करना है, और इसके साथ में इसकी डिटेल पता होनी चाहिए, जनरल इक्वेशन प्लेन है और वेक्टर फॉर्म है, ये इसी की कार्टेशियन फॉर्म है जो हमें लर्न करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखें, फिफ्थ है स्टूडेंट्स, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है पॉइंट का प्लेन से, ये प्लेन है स्टूडेंट्स, ठीक है, और प्लेन की इक्वेशन अगर मैं लिखूं ए एक्स प्लस बी वाई, कार्टेशियन फॉर्म में कह रहा हूं, सी जेड इक्वल टू डी, और यहां कोई पॉइंट है x1 y1 z1, इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट। तो देखिएगा स्टूडेंट, पॉइंट क्या है, आप पहले ऊपर डिटेल लिख दें क्या निकाल रहे हैं हम लोग, हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए प्लेन। तो स्टूडेंट पॉइंट में लिखूं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए प्लेन व्हेन बोथ आर इन कार्टेशियन फॉर्म, व्हेन both are in कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब पॉइंट ऐसे दिया हुआ x1 y1 z1, ये पॉइंट है, प्लेन लिखूं स्टूडेंट्स, प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला होगा ax1 by1 cz1 माइनस डी। अच्छा स्टूडेंट एक काम कीजिए, इसको ना प्लेन को आप ज़्यादातर हम लोग जब डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं तो किसी कैपिटल से नोट कर लेते हैं, तो आप ऐसे नोट कर लीजिएगा ax प्लस बी वाई
प्लस सी जेड इक्वल टू डी। अभी की स्मॉल में भी गलत नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर हमेशा कैपिटल में यूज़ करता हूँ, तो मैं कैपिटल में ही ले रहा हूँ। ए एक्स प्लस बी वाई सी जेड इक्वल टू डी। तो स्टूडेंट फॉर्मूला कैसे लगाएंगे आप लिखेंगे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन माइनस डी रूट में बी स्क्वायर प्लस सी। दिस इज मॉडुलस। अच्छा स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपने इक्वेशन लिखी है, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यहाँ प्लस है, किसी किसी बुक में यहाँ प्लस दिया होता है। वो क्या होता है, जब डी आप इस तरफ लिख दोगे तो प्लस आएगा। तो आप एक ही तरीके से याद रखो, डी हमेशा इधर होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये हमेशा इधर ही रहेगी। और क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा इधर रहेगा, तो यहाँ माइनस लेना है आपने हमेशा, यहाँ प्लस नहीं लेना, यहाँ माइनस लेना, और ये इक्वल टू, और ये इधर ले तो ये प्लस लेना पड़ता है। हमें एक ही लर्न करना है कि हमेशा मैं यहाँ माइनस डी लूंगा और इसको इक्वल टू डी रखूंगा, ये ध्यान रखना। ओके, अब स्टूडेंट सिक्स्थ है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड लाइन, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट and a plane when both are in vector form। स्टूडेंट, कोई पॉइंट है हमारे पास ax, इसको डिनोट करते हैं ए से, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। पॉइंट ए है, दैट इज एक्स आई वाई जे जेड के। ओके, और प्लेन है हमारे पास, वो भी किस में है, वेक्टर फॉर्म में। पॉइंट भी वेक्टर फॉर्म में था, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। तो स्टूडेंट, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है ऐसे केस में, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए डॉट एन कैप माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा स्टूडेंट जब भी आपको एक पॉइंट और प्लेन में डिस्टेंस निकालना हो, और पॉइंट आपका जो है वो भी वेक्टर फॉर्म में है और प्लेन भी वेक्टर फॉर्म में है। कार्टेशियन फॉर्म में हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। पॉइंट भी आपका कार्टेशियन में और प्लेन भी आपका कार्टेशियन फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स when both planes are in vector form। वेक्टर फॉर्म। स्टूडेंट, पहले तो मैं प्लेन लिखूं, ठीक है स्टूडेंट, दो प्लेन दिए होंगे हमें। फर्स्ट प्लेन लिखूं आर वेक्टर इज इक्वल टू, क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट, प्लेन की फॉर्म किस फॉर्म में होती है, आर प्लेन आर वेक्टर डॉट एन कैप एन वेक्टर इज इक्वल टू डी वन, और आर वेक्टर डॉट एन टू डी टू। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये फर्स्ट प्लेन है स्टूडेंट एंड दिस इज सेकेंड प्लेन। दिस इज द सेकेंड प्लेन। फर्स्ट प्लेन है आर वेक्टर डॉट एन वन आर वेक्टर डॉट एन टू डी इक्वल टू डी टू। अच्छा स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे एन वन और एन टू क्या होते हैं, एन वन और एन टू आपको पता होना चाहिए। ये एन वन वेक्टर जो है ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन फर्स्ट, और ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन सेकेंड। तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, एंगल निकालना हो तो एन वन डॉट एन टू मैग्नीट्यूड ऑफ एन वन मैग्नीट्यूड ऑफ एन टू मॉडुलस। स्टूडेंट, एक बात देखिए, इससे पहले हमने लाइन में देखा था, लाइन के बीच में एंगल निकालना था, तो वहां पे मैंने लिखा था बी वन डॉट बी टू अपॉन में बी वन का मैग्नीट्यूड अपॉन में बी टू का मैग्नीट्यूड। बी वहां पर क्या था, डायरेक्शन रेशियो थी लाइन की।
यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन इसकी n1 है और इसकी n2 है। एक्चुअली स्टूडेंट प्लेन की इक्वेशन ये होती है वेक्टर फॉर्म में, r वेक्टर n वेक्टर इज इक्वल टू d। यहाँ पे क्योंकि दो प्लेन है तो पहले वाले को n1 कहना पड़ गया, दूसरे वाले को n2 है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन ही, तो इसलिए हम लोगों ने इनका डॉट प्रोडक्ट और इसका वो निकाल दिया है, ये वेक्टर फॉर्म में जब है दोनों। अब मैं निकाल रहा हूं जब दोनों कार्टेशियन फॉर्म में है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स व्हेन बोथ प्लेन्स आर इन कार्टेशियन फॉर्म। अब स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन फॉर्म। फर्स्ट प्लेन लिखूं स्टूडेंट a1x b1y c1z इक्वल टू d1। सेकेंड लिखूं a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। इन्हें कैपिटल में भी ले सकते हैं लेकिन हम लोग उसको स्मॉल में यूज करते हैं तो स्मॉल में लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, पहले आपने लाइन में एंगल फाइंड आउट करना शुरू किया था जब कार्टेशियन फॉर्म में थी, वहां भी पहली वाली लाइन की डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c थी और दूसरे की a2 b2 c2, तो देखने में सेम ही लगेगा वो फार्मूला आपको लाइन में निकालना हो या प्लेन में, लेकिन जब लाइन में निकालते हैं तो लाइन की डायरेक्शन रेशियो रहते हैं, या प्लेन में निकाल रहे हैं तो प्लेन की, तो a1 a2 प्लस b1 b2 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 रूट में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर, और यहां पर स्टूडेंट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर, ये a1 का स्क्वायर है, ये b1 का स्क्वायर, ये c1 का स्क्वायर, ये a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर और मॉडुलस मैग्नीट्यूड लगा हुआ है। नोट डाउन करें स्टूडेंट्स इतना, इसे रब करके फिर थोड़ा सा और आगे बताता हूं आपको बेस। स्टूडेंट अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो हम आगे करने वाले हैं। आगे के फॉर्मूलाज देखिएगा, 9th से देखिएगा स्टूडेंट, 8 तक फॉर्मूलाज लिखवाए हैं। अब आप करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट and direction ratios of normal to plane are given। तो स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। ये वेक्टर फॉर्म है स्टूडेंट्स, v डॉट f मीन्स वेक्टर फॉर्म। क्या चीज स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये कब यूज करनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है पासिंग थ्रू वन पॉइंट, जब हमें एक पासिंग पॉइंट दिया होगा और क्या दिया होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। ए यहाँ पे ये पासिंग पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, पासिंग पॉइंट, और एन क्या होगा स्टूडेंट यहां पर, नॉर्मल टू प्लेन। इसी की स्टूडेंट अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म लिखूं, ए एक्स माइनस x1 बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट देखिएगा, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये वेक्टर फॉर्म है और ये कौन सी है, कार्टेशियन फॉर्म। इसको कब यूज करना है स्टूडेंट्स, आपने ये यूज करना है आपने स्टूडेंट जब वन पॉइंट से पास हो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन गिवन हो, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म निकालनी हो।
वेक्टर फॉर्म निकालनी हो तो ये वाला, कार्टेशियन फॉर्म निकालनी हो तो ये वाला। इसी के दो पार्ट है, मतलब ये फर्स्ट ये वेक्टर फॉर्म हो गई, ये सेकंड ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई। ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कार्टेशियन फॉर्म में दी है। ओके, 10th क्या है स्टूडेंट्स? अच्छा, इक्वेशन ऑफ प्लेन तो आपने लर्न कर ली। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिखिएगा। पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। स्टूडेंट यहां ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए। उसको चेक करने का तरीका भी बताता हूं। पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लूं, कार्टेशियन फॉर्म में होती है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई स्टूडेंट्स, कार्टेशियन फॉर्म। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब हमें पहले देखना पड़ता है पॉइंट नॉन कोलिनियर है या कोलिनियर है, ठीक है स्टूडेंट। इसको बता देता हूँ, उसको चेक करने का आगे तरीका भी बताता हूँ। अगर आपने चेक करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर, उसके लिए दो तरीके हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा। सपोज एक तो आप ये तरीके से चेक कर सकते हो, लिख लेना, फॉर चेकिंग या एग्जामिन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। बस यहां एक बात आपको और पता होनी चाहिए स्टूडेंट, जो x1 y1 z1 है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट x2 y2 z2 और थर्ड पॉइंट x3 y3 z3 आर पासिंग पॉइंट, ओके। अब स्टूडेंट फॉर चेकिंग पॉइंट्स आर कोलिनियर नॉन कोलिनियर फॉर्मूला होता है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। अगर ये 0 आ जाता है स्टूडेंट तो पॉइंट कोलिनियर है। अभी कि आपको मैं बता दूं एक बात, एग्जाम में हमें चेक नहीं ज्यादातर करना पड़ता, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन जो आता है वो नॉन कोलिनियर का ही आता है। फिर भी अगर आपको कभी रफली चेक करना पड़े, ये रफली चेक कर सकते हैं आप पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, और अगर कोलिनियर हो फिर तो ये करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपके पेपर में ज्यादातर हमेशा नॉन कोलिनियर का ही आता है। और जब भी हम क्वेश्चन कराते हैं सीधा यही वाला फार्मूला लगवा देते हैं, ये रफली चेक करवा देते हैं बच्चों को कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो फिर उसमें देखो क्या होता है स्टूडेंट, अगर मान लो सपोज प्लेन कहां से हो रहा है पास, 3 कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट समझते हैं, ये कोलिनियर पॉइंट है, यहां से पास हो रहा है, तो इसमें से बड़े सारे प्लेन पास हो सकते हैं। तो हम ये कह देते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पासिस थ्रू। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिएगा ये बुक है, यहां पर मैं एक पॉइंट लगा दूं, यहां पर एक पॉइंट लगा दूं, यहां पर एक पॉइंट लगा दूं, ये 3 पॉइंट 1 2 3, ये कोलिनियर एक ही लाइन पे है तो कोलिनियर है। तो इनसे कितने प्लेन पास हो रहे हैं, ये सारे प्लेन ही तो हैं स्टूडेंट्स, तो ये सारे प्लेन है। ये अगर मैं 3 पॉइंट लगा दूं 1 2 3, ये 3 कोलिनियर पॉइंट लगा दिए, तो इससे सारे प्लेन ही पास हो रहे हैं। तो हम कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पासिस थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। तो अगर 3 कोलिनियर पॉइंट है तो हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेन की इक्वेशन नहीं दे सकते। तो जब भी ये 0 आ जाता है हम कहते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पासिस थ्रू। लेकिन अगर तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है, मतलब ये 0 नहीं आ रहा, जो कि हम रफली चेक करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि पेपर में हमेशा क्वेश्चन इसी का ही आता है, नॉन कोलिनियर वाले क्वेश्चन दिए होते हैं ज्यादातर, ठीक है। एक तरीका और भी होता है चेक करने का स्टूडेंट, वो भी बता दूं। यहाँ पे उसे जैसे मान लो सपोज स्टूडेंट ए कोई पॉइंट दिया हुआ है 2 3 4 एंड 3 पॉइंट लिख लेते हैं अपनी तरफ से। बी दिया हुआ है आपका स्टूडेंट्स 1 2 1, सी को ले लिया 1 2 1, सी थोड़ा चेंज कर लें, सेम लिखा गया
2 2 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट हमें चेक करना है कोलिनियर है कि नहीं। या तो ये x1 y1 z1 है इसमें पुट कर दो, x2 y2 z2 पुट कर दो, x3 y3 z3 पुट कर दो, 0 आ जाएगा तो कोलिनियर हो जाएंगे। नहीं तो एक तरीका और होता है, आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, अपने बुक 3D में पहले ही सीख लिया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकाल लो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी रफली कर लेना ये काम। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या आएगा, 1 में से 1 गया स्टूडेंट, मतलब आप कह सकते हो A1 आएगा आपका 1 - 2 -1, B1 आएगा 2 - 3 -1, C1 आएगा आपका 1 - 4 -3, दिस इज B1। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या निकालना है स्टूडेंट, BC की। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC, फिर मैं आपको बता दूं ज्यादातर नॉन कोलिनियर होते हैं, हमें ये सिर्फ फार्मूला लगाना पड़ता है, ये काम नहीं करना पड़ता। लेकिन रफली अगर आपको कभी चेक करना पड़े तो आपको पता जरूर होना चाहिए कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कोलिनियर है कि नहीं है। तो या तो ये वाला फार्मूला लगा लो, या एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, AB की डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, BC की डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। BC की कैसे आएंगी, A2 2 - 1, B2 2 - 2, C2 1 - 1। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसकी ये कंडीशन निकाल लेते हैं, A1 A2 -1 1 -1 आया, B1 B2 -1 0, ये तो नॉट डिफाइंड है वैसे ही। C1 C2 निकालने की जरूरत ही नहीं, इक्वल नहीं आएंगे, -3 0। स्टूडेंट ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वो मैंने पॉइंट सेम ले लिया। अगर पॉइंट अलग अलग हो, ये तीनों इक्वल आए, ये तीनों इक्वल आते हैं तो ये पॉइंट कोलिनियर होते हैं, क्योंकि हम लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं हम, ए बी पैरेलल है BC और BC कॉमन है तो पॉइंट कोलिनियर है। B कॉमन हो गया ना, B इज कॉमन, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये मैंने आपको बता दिया है, अगर ये इक्वल आते तो होता है, ये तो इक्वल ही नहीं आ रहे तो पॉइंट कोलिनियर यहाँ पे नहीं है। ये इक्वल आते तो फिर हम ऐसे आगे का काम करते हैं, अगर इक्वल आते तो, फिलहाल तो इक्वल नहीं है, तो ये हमें पता चल गया ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हमें पता चल गया ये जो पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, तो सीधा यही फार्मूला लगाना है। ये काम मैं वैसे रब कर रहा हूँ आपका, ये सिर्फ आपको रफली चेक करने के लिए है, इसको फॉर्मूलों की फॉर्म में याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे रब कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अगर पॉइंट्स आपके आ गए नॉन कोलिनियर तो ये वाला, और इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या है, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, R - A डॉट B - A क्रॉस C - A स्टूडेंट इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म हमने लिखी थी स्टूडेंट, ये वेक्टर फॉर्म है। ये किसकी वेक्टर फॉर्म है स्टूडेंट, व्हेन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। यहां मैं लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वेयर वेक्टर A B and C आर पॉइंट्स। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स लिख सकते हो या पॉइंट्स लिख सकते हो, जो पॉइंट्स होते हैं ये वेक्टर इक्वेशन। तो ये आपने फॉर्मूला लर्न करना है, और ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वेयर ए बी सी आर पॉइंट्स। ओके, तो स्टूडेंट यहां तक नोट कर लें, ये 10th है, उसकी वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ये है और वेक्टर इक्वेशन ये है। ये स्टूडेंट 1 पॉइंट से पास हो और उसकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो। ये कई बार स्टूडेंट कहते हैं 1 पॉइंट से ये, 3 पॉइंट से ये, तो 2 पॉइंट वाली कहां गई स्टूडेंट, 2 पॉइंट के लिए भी ये यूज हो जाती है, 3 पॉइंट्स के लिए भी ये यूज हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब हम इससे क्वेश्चन कराते हैं थोड़ा टफ हो जाता है, तो 3 पॉइंट के लिए ये वाला फॉर्मूला बड़ा इजी रहता है, इसलिए मैंने ये वाला दे दिया है। अदरवाइज 2 वाला भी आएगा तो हम इससे ही करेंगे, वो जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा, बुक में तो है नहीं, एक्स्ट्रा कराऊंगा तो आप करेंगे, इसको नोट डाउन कर लें स्टूडेंट। यहां पे ए बी सी आर पासिंग पॉइंट्स कर लीजिएगा, पासिंग पॉइंट्स।
ठीक है, अब नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आगे देखें, 10 तक कर लिए थे, 11 हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट से स्टूडेंट आपको याद आ गया होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। स्टूडेंट देखिए, x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी। इंटरसेप्ट कैसे स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, मैं डायग्राम बनाऊं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। अब स्टूडेंट एक प्लेन जो है x एक्सिस को a पे कट करता है, y एक्सिस को b पे कट करता है, दिस इज a, और z एक्सिस को c पे कट करता है, मतलब ये c डिस्टेंस पर, तो यहाँ b डिस्टेंस ले लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप इसको मिलाएं, ये प्लेन है, ये हो गया, तो इसकी इक्वेशन क्या है, x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका, अच्छा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द intersection of two planes। ओके स्टूडेंट, अब ये कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकते हैं दोनों प्लेन, और वेक्टर फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन। दो प्लेन हमें ऑलरेडी दिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा स्टूडेंट ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन लिख लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन। स्टूडेंट हमने लिखा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। इसका मीनिंग समझे, ये दो प्लेन है, ये देखिए ये दो प्लेन है, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन इसके बीच में से जा रहा है, जैसे ये बुक के पेपर जा रहे होते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये वाला एक प्लेन है, एक प्लेन ये, और ये प्लेन बीच में से जा रहा है, दो पेपर के बीच में से जा रहा है ना ये दो प्लेन, ये एक प्लेन है फर्स्ट प्लेन, और दूसरे प्लेन के इंटरसेक्शन में जा रहा है, बीच में से जा रहा है, तो इंटरसेक्शन दो जहां कट रहे हैं प्लेन उनके बीच में से अगर जा रहा होता है तो उसकी होती है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन, इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये जो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन है ये वेक्टर फॉर्म में भी हो सकती है, दूसरी भी वेक्टर फॉर्म में हो सकती है, या दोनों के दोनों कार्टेशियन फॉर्म में हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, जब भी वो कहे कि दो के इंटरसेक्शन से दो प्लेन कट रहे हैं, जैसे ये दो प्लेन कट रहे हैं, ये वाले इनके बीच में से एक प्लेन जा रहा है, और ये लिखी होगी स्टेटमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन टू प्लेन, तो आप समझ जाना ये वाली इक्वेशन लेट करनी, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम ऑफ इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी कह दिया जाता है, इस इक्वेशन ऑफ पाई 1 प्लस पाई 2 इक्वल टू 0। इसका पाई 1 का मतलब होता है फर्स्ट प्लेन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन, और पाई 2 का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन। पाई से नोट कर लेते हैं, मतलब पाई 1 मींस फर्स्ट प्लेन और पाई 2 मींस सेकंड प्लेन, तो ये भी इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन सभी करवाऊंगा तो पहले इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन लिखूंगा प्लस लैम्डा टाइम ऑफ इक्वेशन सेकंड प्लेन। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब भी दो प्लेनों के बीच में से एक प्लेन पास होता है तो इक्वेशन ये लेट करते हैं। वेक्टर होगी तो दोनों जगह वेक्टर पुट कर देंगे, इक्वेशन और कार्टेशियन होगी तो दोनों जगह कार्टेशियन पुट कर देंगे। ओके नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, 13 है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। यहां प्लेन दिया होगा स्टूडेंट्स, सपोज फर्स्ट प्लेन लिखें ax प्लस by प्लस सी जेड इक्वल टू डी, या आप ऐसे कह लें a1 b1 और c1। सेकंड प्लेन दे लें, लिखें
ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू d2, ये d1। तो स्टूडेंट अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, d2 माइनस d1 रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ए बी सी सेम ही रखिएगा, आपको कंफ्यूजन होगी नहीं तो, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास दो प्लेन तो हैं लेकिन हमें ये पता है कि दोनों प्लेन पैरेलल हैं। पैरेलल हो तो डायरेक्शन रेशियो क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स, ये बी वाई है, कई बार ऐसा हो सकता है कि यहां पर आपको कोई नंबर दिया होगा, जैसे यहां दिया 2x 4y 6z, ठीक है, ये z होगा इसके साथ। कई बार ऐसा होगा स्टूडेंट्स, और यहाँ इक्वेशन दी हुई है तो कई बार डिवाइड करके वो इक्वेशन बन जाएगी। कई बार ये रेशो में भी दिए होते हैं, और एक को डिवाइड करें दूसरे को क्वेश्चन कराऊंगा तो बता दूंगा। अभी फिलहाल आप लर्न करोगे फर्स्ट इक्वेशन की प्लेन है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन, इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन, और दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स का ये फार्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, अगला क्या है हमारे पास स्टूडेंट, एक होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये बुक में नहीं है स्टूडेंट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस। तो वेक्टर फॉर्म अगर मैं लिखूं स्टूडेंट, कंटेनिंग टू लाइंस का मतलब होता है एक ही प्लेन पर दो लाइंस कंटेन करती हैं। जैसे मान लो स्टूडेंट ये प्लेन है, अब एक लाइन इधर है एक लाइन इधर है, तो ये प्लेन जो है वो दोनों लाइन कंटेन कर रहा है, एक प्लेन पर दो लाइनें हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस इज, क्या इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन होगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ए वन वेक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू इक्वल टू 0। ये वेक्टर फॉर्म है। और कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म लिख दूं स्टूडेंट, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू इक्वल टू 0। दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन ही है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस, बट दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वेक्टर फॉर्म। स्टूडेंट एक्चुअल क्या है, ये एग्जाम में बहुत बार आ जाता है, तो मैं अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा एक्स्ट्रा तो बताऊंगा आप लोगों को। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये A1 है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट पहले भी हमने एक लर्न किया था कोप्लेनर के लिए, वहां x2 माइनस x1 था, y2 माइनस y1 था, z2 माइनस z1 था, जब दो लाइन कोप्लेनर होती हैं। लेकिन यहाँ इक्वेशन निकालनी है तो ऐसे याद करना है फार्मूला आपको, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट यहाँ तक। स्टूडेंट एक लास्ट फार्मूला रह गया है, एंगल बिटवीन ए लाइन, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन when both are in vector form। क्या है स्टूडेंट फॉर्मूला, यहाँ पे रह गया है, लाइन पहले लिखे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, दिस इज लाइन। प्लेन की इक्वेशन लिख लें, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, प्लेन, ये प्लेन है स्टूडेंट्स और ये लाइन है। ओके, तो फार्मूला होता है इसके बीच का स्टूडेंट, साइन थीटा बी डॉट एन, बी मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, एन मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी एन का मैग्नीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप, ये एन मैग्नीट्यूड है, ओके, और ये डॉट है, ये एन है स्टूडेंट्स, गलती ना लगे आप लोगों को। ओके, अब स्टूडेंट अगर दोनों किस फॉर्म में दियो, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन
when both are given in Cartesian form। तो लाइन लिखे स्टूडेंट, लाइन क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन में a, y माइनस वाई वन अपॉन में b1, z माइनस जेड वन अपॉन में c1। ये लाइन है। प्लेन की इक्वेशन लिखूं स्टूडेंट्स, तो a2x b2y c2z इक्वल टू d। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो एंगल का फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये फार्मूला होगा स्टूडेंट, ये स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। जब भी कभी आप लोगों को एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन आ जाए तो आपको ऐसे करना है, इसे नंबर दे देगा जो भी है इसका, ठीक है। हमने ऑलरेडी उसके लिख लिए थे, फॉर्मूले 14 तक थे शायद, ये 15 है, मे बी काउंटिंग देख लीजिएगा। ये 15 फार्मूला था और बीच में 4 मैंने रिलेशंस बताए हैं लाइन और प्लेन में, ये उन फार्मूलोज के साथ ही लिख लीजिएगा। तो ये फार्मूला है, ये मैग्नीट्यूड पूरा कर लीजिएगा। तो आज इतना ही स्टूडेंट्स, बस ये सारा 3D का बेसिक बताया मैंने, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूले अच्छे से लर्न कीजिएगा। बिना फॉर्मूलों के आपको समझ नहीं आएगा, इसे अच्छे से 1-2 बार देख लीजिएगा। हर जगह मैंने कोशिश की है लाइन प्लेन सब कुछ आपको मेंशन करके बताऊं। स्टूडेंट आगे क्या है, फॉर्मूलाज तो लगभग सारे कंप्लीट हो गए हैं स्टूडेंट्स, हमने कर लिए हैं। अब मैं आपको थोड़ा रिलेशन समझाने लगा हूं, रिलेशन बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। स्टूडेंट देखिएगा, रिलेशन बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। फर्स्ट है, जब लाइन जो है वो पैरेलल है प्लेन के। स्टूडेंट ये प्लेन होता है हमारे पास, और प्लेन की इक्वेशंस होती है हमारे पास आर वेक्टर का, वेक्टर फॉर्म में बता रहा हूं, एन वेक्टर इक्वल टू डी, और ये इस पे नॉर्मल होता है, एन हमारा होता है। और ये लाइन, ये होती है हमारी आर वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी, लैम्डा होता है यहाँ स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपको याद हो, थोड़ा ये ठीक बना लें स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो स्टूडेंट, तो बी डायरेक्शन रेशियो होती है लाइन की। अब देखो वैसे ये प्लेन, मैं आपको समझाऊं ऐसे, ये प्लेन है, अब प्लेन है तो नॉर्मल होगा ही होगा, प्लेन की कोई डायरेक्शन रेशियो नहीं होती, ये प्लेन है, इसके ऊपर जब तक परपेंडिकुलर ना हो इसकी कोई डायरेक्शन रेशियो नहीं होती, तो डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू प्लेन होगी। अब सुनिए, एक लाइन मैंने इसके पैरेलल डाली, मैंने प्लेन के पैरेलल डाल रहा हूँ लाइन, लेकिन आप ध्यान से देखो ये नॉर्मल पे क्या हो रही है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल जो है वो लाइन के साथ, ये प्लेन है, ये नॉर्मल है, और ये लाइन इसके ऊपर पैरेलल है इसके प्लेन के, तो ये नॉर्मल पे क्या बना रही है, नॉर्मल के ये परपेंडिकुलर हो जाती है। तो इसलिए स्टूडेंट जब परपेंडिकुलर है तो हमने रूल पढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो। ये लाइन वैसे है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन है और ये प्लेन है हमारा, मैंने दोनों तरीके से बता दिया। प्लेन जब हम पैरेलल डालेंगे, लाइन जब हम डालेंगे पैरेलल टू प्लेन, तो आपको ध्यान रखना है डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो होगा तो बी डॉट एन इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट वैसे परपेंडिकुलर का केस है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लाइन तो पैरेलल है। जब भी आप लाइन पैरेलल डालते हो प्लेन के, तो वो नॉर्मल के क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है, ध्यान रखना। मैं आपको फिर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये प्लेन है, मैं लाइन तो प्लेन के पैरेलल डाल रहा हूँ, लेकिन वो नॉर्मल के क्या होती जा रही है, परपेंडिकुलर हो गई ना, परपेंडिकुलर ये नॉर्मल को टच कर रही है, यहाँ पे इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो इसका रूल बनेगा बी डॉट एन इक्वल टू जीरो। और अगर कार्टेशियन फॉर्म हो तो दोनों की डायरेक्शन रेशियो, तो ये कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म है, और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू जीरो।
लेकिन यह ध्यान रखना A1 B1 C1 जो होती है A1, मैं आपको इसको समझा दूं जरा अच्छे तरीके से, ये कार्टेशियन फॉर्म है, कंडीशन है जब भी लाइन पैरेलल हो प्लेन के। अब लाइन की फॉर्म क्या होगी इसमें स्टूडेंट्स, इसमें लाइन की फॉर्म होगी, लाइन दी होगी आपको ऐसे x माइनस x1 अपॉन में A1, y माइनस y1 अपॉन में B1, z माइनस z1 अपॉन में C1। और प्लेन किस फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स, प्लेन होगा आपका A2x B2y C2z इक्वल टू D। तो ये लाइन की डायरेक्शन रेशियो स्टूडेंट्स, ठीक है, ये लाइन की और ये प्लेन की, तो यहां आ जाएगा आपका ये रिलेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी लाइन प्लेन के पैरेलल हो, ध्यान रखना वेक्टर फॉर्म हो तो b डॉट n, क्योंकि b डायरेक्शन रेशियो होती है लाइन की, और यहाँ प्लेन की डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में होती है n, तो ये वाला आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, ये तो आ गई लाइन पैरेलल है प्लेन के। अब लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के। अच्छा स्टूडेंट, पहले ये मैं रिलेशन तो समझा ही रहा हूँ, एक फॉर्मूला मेरा उसमें भी रह गया है, वो भी बता देता हूँ आपको। चलो इसके बाद बता देता हूँ, पहले ये रिलेशन पूरा कर लें। लाइन लाइन परपेंडिकुलर है, लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के। अब लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के स्टूडेंट, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है हमारी, अगर वेक्टर फॉर्म में दियो, लाइन दी होगी आपको वेक्टर फॉर्म में r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b, और प्लेन किस फॉर्म में होगा, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d। देखो स्टूडेंट्स, ये प्लेन है, प्लेन बिना नॉर्मल के नहीं होता, ये प्लेन है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये n है, यहाँ पे ये मैंने n लिख दिया था और b डायरेक्शन रेशियो लिख दी थी। अब मैं लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूं स्टूडेंट्स, ये लाइन है, अब दोनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो दोनों की डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। ये यहाँ पे लाइन है और ये नॉर्मल टू द प्लेन है, ठीक है, लाइन है। तो अब आप क्या है, देखो मैं इसको समझाऊं स्टूडेंट्स, ये प्लेन है, ठीक है, यहां से देखिए कोई पेन मिल जाए तो, ठीक है, ये स्टूडेंट प्लेन है। अब ये प्लेन है और ये नॉर्मल है, अब मैंने ये इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, जैसे परपेंडिकुलर डाली लाइन मैंने, तो लाइन नॉर्मल के क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। जब पैरेलल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगी, सेम कह सकते हो या प्रोपोर्शनल कह सकते हो। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब भी लाइन परपेंडिकुलर प्लेन के, तो इनकी डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन रेशियो b है और इसकी डायरेक्शन रेशियो n है, तो b इक्वल टू n लेंगे जब भी लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के। ध्यान रखो, लाइन पैरेलल है प्लेन के, लाइन प्लेन के पैरेलल डाल रहा हूं, तो इसकी केस पे नॉर्मल पे परपेंडिकुलर हो रही है, लेकिन जैसे मैं लाइन इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं, तो इनकी डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाती है, सेम। ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट है, या थर्ड पार्ट कह दें, लाइन पैरेलल। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखें, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, लाइन किस फॉर्म में दी होगी स्टूडेंट्स, लाइन होगी x माइनस x1 अपॉन में A1, y माइनस y1 अपॉन में B, z माइनस z1 अपॉन में C। और प्लेन किस फॉर्म में होगा स्टूडेंट, ax1। अच्छा यहां पे लिख लें स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिएगा, अब डायरेक्शन रेशियो सेम होने वाली है, तो इसकी हो गई A2x B2y C2z इक्वल टू D। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे ये पैरेलल हो गई हैं, तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, डायरेक्शन रेशियो जो होंगी, डायरेक्शन रेशियो किस किस की, लाइन की डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1, और प्लेन की डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन A2 B2 C2, इनकी जो रेशियो होगी वो सेम होंगी, या आप कह सकते हो प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये मैंने लाइन पैरेलल टू प्लेन लिखवाई थी, ये मैंने इसकी क्या लिखवा दी है, कार्टेशियन फॉर्म लिखवा दी है। यहाँ पे भी मैंने लाइन प्लेन परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो ये मैंने इसकी लिख लिया वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म के लिए कंडीशन, और ये मैंने किसके लिए लिख दिया है, कार्टेशियन फॉर्म के लिए, ठीक है। यहाँ आप लिख देना फॉर कार्टेशियन फॉर्म, ओके,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास रह गया है एक और, वो भी बता देते हैं आपको। लाइन जो है मैंने ले लिया परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको थर्ड नंबर ना देखें, एक इससे कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। बस ये देखिए लाइन परपेंडिकुलर प्लेन, ये केस हो तो ये है आपके पास फर्स्ट केस वेक्टर फॉर्म में, और ये सेकंड केस है आपका कार्टेशियन फॉर्म में। और ये कब है स्टूडेंट्स, इसमें भी आप यहाँ नंबर 1 दे दीजिए। ये फर्स्ट कंडीशन है आपके पास जब लाइन पैरेलल है प्लेन के वेक्टर फॉर्म में, ये कंडीशन है, और कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास ये कंडीशन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और रूल कब लगाना है, जब लाइन पैरेलल हो प्लेन के और जो लाइन परपेंडिकुलर हो प्लेन के। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे आप लोगों को बताऊंगा। ये तो लाइन और प्लेन का बताया, प्लेन और प्लेन का बताऊंगा, उसके बाद से फिनिश करते हैं स्टूडेंट्स। आगे का केस समझिए स्टूडेंट, जब प्लेन प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनके नॉर्मल भी आपस में क्या होंगे, ये फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल है n1, ये सेकंड प्लेन के ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। मैं एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए ये एक प्लेन है, अब ये प्लेन पर मैंने ये परपेंडिकुलर डाला नॉर्मल, प्लेन बिना नॉर्मल के तो होगा नहीं, ये प्लेन है, ये n1 है, मैंने दूसरा प्लेन इस पर परपेंडिकुलर डाला, देखिएगा केस, ये मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला तो n1 एंड n2 भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ध्यान रखना परपेंडिकुलर होते हैं तो डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो हम लिख सकते हैं अगर फर्स्ट प्लेन है आपका फर्स्ट प्लेन है आपका r वेक्टर डॉट n1 इक्वल टू d1, दिस इज फर्स्ट प्लेन, और सेकंड प्लेन है आपका r वेक्टर डॉट n2 इक्वल टू d2, तो कंडीशन क्या बनेगी स्टूडेंट, परपेंडिकुलर में n1 डॉट n2 इक्वल टू 0, डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दोबारा समझा दूं, n1 का मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन फर्स्ट प्लेन, और n2 का मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सेकंड प्लेन। ये मैंने प्लेन है परपेंडिकुलर, इसके ऊपर एक दूसरा प्लेन डाला परपेंडिकुलर, ये प्लेन है, इसके ऊपर नॉर्मल है, ये मैंने दूसरा परपेंडिकुलर डाला, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, तो परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। और अगर ये वेक्टर फॉर्म में है कंडीशन, और दोनों कार्टेशियन फॉर्म में दिए हों प्लेन, जैसे सपोज a1x b1y c1z इक्वल टू d1, ये फर्स्ट प्लेन है, सेकंड है a2x b2y c2z इक्वल टू d2 कार्टेशियन फॉर्म में, तो रिलेशन बनेगा स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0, a1 a2 b1 b2 c1, ये कार्टेशियन फॉर्म के लिए, दोनों अगर कार्टेशियन फॉर्म में है, दोनों प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में, तो डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 था, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 b1 c1 फर्स्ट प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, a2 b2 c2 सेकंड प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, ये ध्यान रखना। अब स्टूडेंट प्लेन प्लेन के पैरेलल है, ध्यान से समझना, ये प्लेन है, दूसरा प्लेन ये है, ये मैंने पैरेलल बना दिया, देखो पैरेलल करेंगे तो नॉर्मल क्या आएंगे, नॉर्मल भी क्या आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे, ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे, इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल, दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, पैरेलल। हम प्लेन पैरेलल कर रहे हैं लेकिन नॉर्मल भी पैरेलल हो रहे हैं, और अगर पैरेलल है स्टूडेंट तो वेक्टर इक्वेशन अगर फर्स्ट की लूं, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d1, r वेक्टर डॉट n2 इक्वल टू d2, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कंडीशन n1 इक्वल टू n2, दोनों सेम होंगे वेक्टर फॉर्म में। और अगर कार्टेशियन फॉर्म लूं स्टूडेंट्स, ये वेक्टर फॉर्म है, यहाँ भी लिख दें वेक्टर फॉर्म, और दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। ओके, दोनों प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में है, यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म है स्टूडेंट, तो ये इक्वल हो गए, कार्टेशियन फॉर्म लिखूं, तो स्टूडेंट यहाँ पे पहला प्लेन होगा a1x प्लस b1y c1z इक्वल टू d, a2x b2y c2z इज इक्वल टू d। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगी, इसका मतलब समझिएगा स्टूडेंट्स, इसका भी एक तो रेशियो तो होती ही है, अगर मैं इसको k लेट कर लूँ तो a1 जो आएगी वो k a2 आएगी, b1 जो आएगी वो k b2 आएगी, c1 लेट करूँ तो k c2 आएगी, मतलब
किसी एक से मल्टीप्लाई होंगे, बाद में डिवाइड करें तो ये इक्वल भी हो सकते हैं, A1 A2 के इक्वल, B1 B2 के इक्वल, क्योंकि ये जो रेशो आएगी इसको हम K से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये रेशो तो सेम होगी, A1 इक्वल टू A2 भी आ सकता है, B1 B2 इक्वल आ सकता है, C1 C2 इक्वल आ सकता है, अगर हम K से डिवाइड कर दें तो। ये कार्टेशियन फॉर्म है, ध्यान रखना दोनों प्लेन उसमें दिए हों तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए ये रूल लगेगा। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स, बस एक फॉर्मूला रह गया है और उसके बाद ये सब फिनिश है, रिलेशन खत्म हो गया है। ओके स्टूडेंट, आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।